जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यार्थीगण आइए, जुड़ जाइए। आपका भाई, आपका दोस्त मुखातिर हो चुका है बहुत ही प्यारा बिंदु लेकर, और आप सदैव पढ़ भी पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज हम लेकर मुखातिब हुए विद्यार्थीगण विसर्ग संधि। याद रखिएगा, लाजवाब कुछ मैंने प्रश्न लेकर आया है जो एग्जाम में सदैव पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बिंदु लेकर आया हूँ विद्यार्थीगण, सारा लेकिन टॉपिक एक ही वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ। 10 वीडियो बनाने की जरूरत नहीं विषय संधि में, और आसान है, आप जानते हो। जो चीजें आप जानते हो वो मैंने नहीं लिखा, और कुछ चीजें मैंने लिखा है वो आप जानते भी हो, इतना तो मुझे पता है। विद्यार्थीगण आइए, आज हम विषय संधि के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, कैसे क्या समझना है आपको। विद्यार्थीगण, विषय संधि की जो परिभाषा होती है, सबसे पहले वो हम बता देते हैं। याद रखना, कुछ शब्द लेकर आए हैं, देखो जरा, वीडियो को अंत तक देखोगे तो समझ पाओगे। मैंने कुछ शब्द लिखा है और ये ज्यादातर आते हैं। इधर मैंने लिखा, ये सब तो आप जानते हो। जी हाँ, कुछ शब्द नहीं जानते हो, ध्यान से सुनना, गलत मत करना। जैसे आते हैं एग्जाम में, बहुत प्रश्न आते हैं। जैसे आता है सरोज, जैसे आता है पयोद, जैसे आता है यशोदा, निरोग, नीरो, दूराज, ऐसे आता है नीरस, ऐसे आता है दूरस। बहुत इंपॉर्टेंट है सब, ये भी इंपॉर्टेंट है। या देखो, जो विषय संधि की परिभाषा होती है विद्यार्थीगण, वो क्या होता है, यदि विसर्ग का योग एक बार स्वर से कर दे, या तो विसर्ग का योग किससे कर दे विद्यार्थीगण, व्यंजन से। तो विसर्ग का योग चाहे स्वर से हो, चाहे विसर्ग का योग व्यंजन से हो, दोनों हालात बताते हैं, दोनों हालात ये विषय संधि के बताते हैं। जी हाँ, किसके, विषय संधि के हालात बताते हैं। यानी विषय संधि की जो परिभाषा होती है, विसर्ग का योग स्वर से कर दो, विसर्ग का योग व्यंजन से कर दो, वही क्या होते हैं, विषय संधि। तो जरा देखो, यदि हम बात करें, ये विसर्ग है, विसर्ग है, विसर्ग का योग एक बार स्वर से करें, स्वर कितने होते हैं, 11। एक बार विसर्ग का योग व्यंजन से करें, मूल व्यंजन कितने होते हैं विद्यार्थीगण, 33। इनको जोड़ो, 33 और 11 कितने होंगे, 44। इसका मतलब ये हुआ, विसर्ग के साथ कितने वर्णों का योग होता है, 44। आपको गलत मत करना, गलत नहीं करना। आपके एग्जाम की घड़ी हो, प्रश्न आ जाए कि विसर्ग के साथ कितने वर्णों का योग होता है, तो विसर्ग के साथ कुल 44 वर्णों का योग होता है विद्यार्थीगण। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे उस पर, विषय संधि पर। जी हाँ दोस्तों, जरा देखिए, अब हम बात करेंगे क्या, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। जैसे कुछ शब्द है विद्यार्थीगण, हम इधर है, पहले ये चीज हम बता देना चाहते हैं, जो आपके एग्जाम में सदैव आते हैं पर पुस्तक में चीजें नहीं मिलती, हम ये भी है, सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले याद रखना विद्यार्थीगण, आप इतना चीजें जानते हो, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं, ये एक बॉक्स बनाओ, ये चीजें लिख लो। जहां भी किसी शब्द में, यदि ये तालव्य सकार, जी हाँ, ये दंत्य सकार आधा, क्या देखो, और हम कह सकते हैं ये रेफ रकार वर्ण, रेफ रकार वर्ण यानी आधा। रेफ रकार वर्ण का मतलब ये होता है विद्यार्थीगण, जब किसी शिरो रेखा के ऊपर लगते हैं, जैसे निर्धर, निर्जर, निर्बल, निर्जीव, आशीर्वाद। शिरो रेखा के ऊपर जो रे होता है, ये आधा रा होता है। शिरो रेखा के जितने रे नीचे होते हैं, चाहे जैसे प्रकाश लिखते हैं, चाहे ट्रक लिखते हैं, ड्रम लिखते हैं, सब क्या होते हैं, शिरो रेखा के नीचे वो पूरा रा होते हैं। मैंने वीडियो में बताया, वर्ण विचार आप पढ़िएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये तालव्य सकार है, ये दंत्य सकार है, ये रे प्रकार वर्ण आधा है। मूर्धन्य सकार आधा हो, क्या हो विद्यार्थीगण, मूर्धन्य सकार आधा हो। हम कह सकते हैं किसी शब्द में ओ का मात्रा हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितना मैंने लिखा यहाँ अभी तक, इसी के स्थान पर आपको विद्यार्थी गणना क्या कर देना है, इसी के स्थान पर जहां जहां ये हो, उसी के स्थान पर आपको विसर्ग रख देना है। उसी के स्थान पर क्या रख देना है विद्यार्थीगण, विसर्ग रख देना है, और बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना है। वही क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। विद्यार्थीगण बहुत ध्यान से सुनना, इसके 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 स्थान पर क्या रख देना है, विसर्ग रख देना है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना है। लेकिन एक चीज याद रखना, कुछ ऐसे शब्द होंगे जहां जैसे नीरस है, दूरस है, नीरो है, दूराज है, अब इसमें नहीं वो नियम फॉलो होगा, वो दूसरा नियम होता है, हम बता दे रहे हैं। पहले हम इसको हल कर लेते हैं जो इस पर आए हैं प्रश्न। जरा देखो, हम यहाँ कुछ शब्द दे रहे हैं विद्यार्थीगण, आपको देखना है बहुत ध्यान से। जी हाँ, जैसे मैंने कहा नमो नमः, अब यहाँ ओ का मात्रा है, तो नमो नमः का संधि विच्छेद जो होता है विद्यार्थीगण, वो क्या होता है, नमः जमा नमः। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो अंतरराष्ट्रीय का क्या होगा विद्यार्थीगण, अंतरराष्ट्रीय का संधि विच्छेद, अंतः
जमा राष्ट्रीय, क्या राष्ट्रीय। अब जरा देखो इसी रे प्रकार वर्ण के लिए ये लगा है। अंतरराष्ट्रीय का अंतः जमा, ये हट जाएगा तो राष्ट्रीय बचेगा। अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या होगा विद्यार्थीगण? अंतः जमा। अब जरा देखो ये गत ऐसे लिख देंगे क्योंकि ये रे प्रकार वर्ण जो था यहाँ विसर्ग लग गया। अंतर ध्यान का क्या होगा विद्यार्थीगण? ऐसे अंतः जमा ध्यान होता है। आयुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद, आयुर्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा विद्यार्थीगण? आयु जमा वेद होता है क्योंकि ये विसर्ग लगेगा यहाँ। जरा देखो अब यहाँ प्रथमोध्याय आया है एग्जाम में, प्रथमोध्याय जो सुपर सीटेट वाले विद्यार्थीगण ध्यान दें, प्रथमोध्याय का क्या होगा? प्रथमा जमा अध्याय होता है विद्यार्थीगण। क्या होता है? प्रथमा जमा अध्याय होता है। अब आप समझ गए होंगे। ऐसे विद्यार्थीगण जहां मूर्धन्य सकार आधा है इसके स्थान पर विसर्ग रख दो, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। दुष्कर का दुह जमा कर हो जाता है, दुष्कर्म का क्या हो जाता है? दुह जमा कर्म हो जाता है, संधि विच्छेद सिंपल सी बात है। पुष्कर का ऐसे पुह जमा कर हो जाता है। निष्फल का ऐसे क्या होता है विद्यार्थीगण? निह जमा फल हो जाता है। निष्ठुर हम बताए थे व्यंजन संधि में भी निह जमा क्या होता है विद्यार्थीगण? ठुर होता है। बहुत ध्यान से देखना। धनुष टंकार का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? धनु जमा टंकार होता है, आप जानते हो। जी हाँ, ऐसे दंतय सकार आया, जरा देखो दंतय सकार आधा आधा आया है तो इसी के स्थान पर जब विसर्ग रखोगे तो क्या होगा? नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? आप जानते हो नमः जमा ते होगा। मनस्ताप का क्या होगा संधि विच्छेद? मनः जमा ताप होगा। ऐसे निस्सार का क्या होगा विद्यार्थीगण? निह जमा क्या होता है? सार होता है। अब जरा देखो जहां ये तालव्य सकार है, ये तालव्य सकार, इसके स्थान पर विसर्ग रख देना है तो जो निश्चल का संधि विच्छेद होगा विद्यार्थीगण तो निह जमा उसके स्थान पर रखे तो क्या बचेगा? छल। ऐसे निश्चिंत का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जमा चिंत होगा। क्या होगा विद्यार्थीगण? चिंत होगा। ऐसे देखो दुष्चरित का क्या होगा? ऐसे ही कर देते हैं, दुह जमा क्या होता है विद्यार्थीगण? चरित होता है, चरित्र। और ऐसे दुशासन का क्या होगा? दुह जमा क्या होगा विद्यार्थीगण? शासन होगा। सिंपल सी बात, कुछ करना नहीं आपको। अब देखो जरा रे प्रकार वर्ण जहां है ऐसे ही कर दिए। जैसे निर्झर का, अब निर्झर का जब ये किए तो निर्झर का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जमा झर हो जाएगा। ऐसे निर्धन का निह जमा धन हो जाएगा। निर्बल का क्या हो जाएगा? निह जमा बल हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थी का निर्जीव का क्या होगा? निह जमा जीव होगा। निर्जीव का क्या होगा? निह जमा विद्यार्थीगण जीव होता है। आशीर्वाद का क्या होगा विद्यार्थीगण? आशीर्वाद का संधि विच्छेद ऐसे होता है, आशी जमा क्या होता है? बाद होता है। आशी जमा बाद होता है, आप जान गए। जी हाँ, इतनी सी बात आपको पता चली। विद्यार्थीगण यदि हम बात करें जैसे यशोदा का संधि विच्छेद तो यशोदा में ओ है, देखो मात्रा लगा है तो यशोदा का जो संधि विच्छेद होगा ना ऐसे होगा यशः जमा दा, बार बार आता है एग्जाम में यशोदा का संधि विच्छेद। ऐसे पयोद का क्या होता है? पयः जमा दय होता है। ऐसे सरोज का क्या होता है? सरह जमा जय होता है। ऐसे सरोवर का क्या होता है? जरा देखो सरह जमा वर होता है। ऐसे तेजोमय का क्या होता है? जरा देखो तेजोमय का तेजा, विद्यार्थीगण कुछ नहीं करना है, जमा मय होता है। ऐसे मनोहर का मनः जमा क्या होता है? हर होता है। वयोवृद्ध का क्या होता है? वया जमा क्या होता है विद्यार्थीगण? वृद्ध होता है। अब आप समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे मैंने लिया निरोग, निरोग का तो संधि विच्छेद आप जानते हो ओ है तो निह जमा क्या होगा? रोग होगा विद्यार्थीगण। लेकिन मैंने कुछ शब्द लिखा है नीरस, दूरस, नीरो, दुराज। याद रखना जब किसी शब्द में जहां निर और दुर उपसर्ग हो, जैसे हम कहें निर्बल में, निर्झर में, निर्बल में, निर्जीव में, यहाँ भी क्या होंगे? निर उपसर्ग होंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे नीरस में, यहाँ देखो दूरस में, नीरो में, दुराज में
दूरस में दूराज में दुर उपसर्ग है, नीरस में निर उपसर्ग है। तो याद रखना, जहां निर और दुर उपसर्ग हुआ करते हैं, ऐसी दशा में जब हम इनमें उपसर्ग निकालते हैं तो नीर और दूर का, निर का निर, दूर का दुर हो जाता है। पर जब संधि विच्छेद करते हैं तो याद रखना, जो दीर्घ ई या दीर्घ उ होता है वो लघु ई या लघु उ में बदल जाता है। तो हम इसको नीरस का संधि विच्छेद क्या करेंगे विद्यार्थीगण, निह जमा रस होता है। दूरस का संधि विच्छेद क्या होता है विद्यार्थीगण, दुह जमा रस होता है। ऐसे नीरों का संधि विच्छेद निह जमा रव होता है, रव होता है। ऐसे दूराज का संधि विच्छेद दुह जमा राज होता है। जी हाँ विद्यार्थीगण, ये देखो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन हमारे हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ ऑलरेडी विसर्ग लगाकर आते हैं। विद्यार्थीगण, जब किसी संधि में, ऐसा तो किसी संधि में होता नहीं, विषय संधि में होता है, जहां दोनों के दोनों ही शब्द एक होते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रातःकाल, अंतःकरण, निःशुल्क, दुख, तो ये दोनों शब्द अलग अलग नहीं है, दोनों शब्द एक है, याद रखना। लेकिन जहां विसर्ग लगता है बीच में ना, विसर्ग लगता है बीच में, इनके ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजारी जाती। किनके ऊपर से, विसर्ग के ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजारी जाती, वर्तनी हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो याद रखना, अर्थात ये दोनों प्रातःकाल, अंतःकरण, निःशुल्क, दुख, ये अलग अलग शब्द नहीं, एक ही शब्द हैं। बल्कि याद रखना, जब इनका संधि विच्छेद किया जाता है, कुछ करना नहीं है, इसी के बीच में प्लस लगा देना। दुख का दुख जमा है, निःशुल्क का निह जमा शुल्क, अंतःकरण का अंतः जमा करण, प्रातःकाल का प्रातः जमा काल होता है। ये अपवाद वाले रूप होते हैं, ऐसे ही आपको कर देना है। एक बार इसकी हिसाब को विद्यार्थी का। जी हाँ, तो दोस्तों आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक रही। ऐसे आप जुड़े रहो अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ, निरंतर आप तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो आज तक की कक्षा यहीं तक मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।